हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो तो आ जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ये हो नहीं पा रहा था। तो कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन आए। तो कैसे चल रही है सबकी तैयारी, कहाँ हैं सभी लोग। करते हैं हम आगे स्टार्ट। तो देखो, मूल बात ये है कि जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन जो है हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट में एक जियोमॉर्फिक हजार्ड करके, अब ये देखो हजार्ड यहाँ पे भी देख लो एक बार, एंड डिजास्टर वगैरह जब हम लोग करेंगे तब भी हम लोग एक बार देखेंगे। लाइटिंग की समस्या आ रहा है सही। चलो, तो चले करें स्टार्ट बिना टाइम बर्बाद किए। तो देखो, हाँ, इससे पहले एक हमसे पूछा गया था, किसी ने पूछा था कि पिनेकल एंड, गौरव ने पूछा था पिनेकल एंड क्लेफ्ट क्या होता है। पिनेकल एंड क्लेफ्ट लैंडफॉर्म क्या होते हैं। तो देखो, ये प्लेट्यू है या कुछ भी इस तरह का मास वाली बॉडी है, बार बार इसमें वेदरिंग इरोजन होता गया, तो ये एक आइसोलेटेड ऐसे स्तंभ नुमा आकृति तुमको देखने को मिल गई किसी भी लैंडफॉर्म के जगह में। ये कई बार लाइमस्टोन क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, इवन ये अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो ये दंड स्वरूप या फिर स्तंभ स्वरूप एक रूप देखने को मिलता है इन द आइसोलेटेड जोन, आइसोलेटेड एरिया, उसको हम लोग पिनेकल कहते हैं। एंड क्लेफ्ट क्या होता है कि मान लो कोई ये क्लिफ है, ठीक है, क्लिफ है, उस क्लिफ के ऊपर कोई ऐसे होल हो जाए, नेचुरली कोई छेद हो जाए जिसे तुम देख पाओ, तो ओपनिंग जो है किसी क्लिफ का या किसी केव का, उसको हम लोग क्लेफ्ट कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, और किसी कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो हम लोग आगे चल रहे हैं जियोमॉर्फिक हजार्ड की तरफ। तो जियोमॉर्फिक हजार्ड, देखो दो शब्द बार बार तुम देखोगे, एक होता है हजार्ड, एक होता है डिजास्टर। सही लिखे हैं ना, एक होता है हजार्ड, एक होता है डिजास्टर। तो इसमें क्या होता है, हजार्ड में क्या होता है कि अम, वो एक खतरा है तुम्हारे लिए बेसिकली, ठीक है। खतरा का मतलब क्या हुआ कि वो हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, वो घटना, वो परिघटना, वो दुर्घटना अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसके होने की संभावना है, वो हो सकता है। तो उसको हम लोग हजार्ड में कैटेगराइज करते हैं। जब उसका ऑनसेट हो जाए, वो हो जाए, तो वो हजार्ड, वो डिजास्टर। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स मूव हो रहे हैं, है ना, एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सिस्मिक मूवमेंट हो रहा है, सिस्मिक मूवमेंट हो रहा है, वो फोर्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो एक हमारे लिए हजार्ड है। जैसे वो फोर्स रिलीज होकर अर्थक्वेक सच में आ जाए तो ये हमारे लिए डिजास्टर। तो ये हजार्ड और डिजास्टर के बीच का एक डिफरेंस है। ध्यान रखने की वाली बात यह है कि हम तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम हजार्ड पढ़ रहे हैं, पर मूल रूप से हम डिजास्टर को ही एक तरह से देख रहे होते हैं कि डिजास्टर हो गया, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी जियोमॉर्फिक प्रक्रियाएं क्या है जो उसको शेप कर रही हैं, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, एक तो ये है हमारा अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, जो सडन मूवमेंट के अंतर्गत आती है हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, ये एक हमारे लिए हजार। दूसरा, ये जो हमने वेदरिंग किया, इसके अंतर्गत एक चीज होता है मास वेस्टिंग, यानी कि बृहत क्षरण, इसको हम लोग कहते हैं बृहत क्षरण, ठीक। तो ये एक होता है, जबकि बड़े पैमाने पे अचानक से वेदरिंग हो जाए, अचानक से इरोजन हो जाए, जैसे कि हमारा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में क्या होता है कि स्लोप पे हमारी मिट्टी पड़ी हुई है, वो वेदर्ड मटेरियल है, यानी इन सिटू डिसइंटीग्रेशन उसका हुआ है, अचानक से बारिश आ गया, पानी आ गया, कुछ हो गया, हल्की सिस्मिक मूवमेंट हो गई, नहीं भी हुई, ग्रेविटी के प्रभाव में वो नीचे आ गए, तो क्या हुआ, पूरा हिस्सा एक साथ नीचे आ गया। तो ये प्रक्रिया क्या है, ये एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर हमारा वृहद क्षरण, मास वेस्टिंग आता है। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे, जैसे रिवर वाटर फ्लड को कॉज कर सकता है, आइस एवलांच को कर सकता है, सी तो सुनामी या सुनामी जिसको हम लोग कहते हैं टी से लिख के, विंड, विंड की बहुत सारे हवाएं तेज चल सकती हैं, है ना, अंडरग्राउंड वाटर के कारण भी हो सकता है, इसी तरह से ग्लेशियल के कारण भी हमारे GLOF होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वोल्केनो। तो वोल्केनो क्या है, मूल रूप से कि हमारे धरती के अंदर क्या है, लावा है, लावा को ऊपर आने की जगह मिली, वो ऊपर ग्राउंड पे आ गया। तो ये वाली जो प्रक्रिया है इसको वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। अब इसमें कुछ अलग अलग शब्दों को हमने जान लेना है। तो जब ये बाहर आता है देखो, तो एक तो हमारा पिघला हुआ मैग्मा निकलता है, मोल्टेन मैग्मा जिसको हम लोग कहते हैं। ये मोल्टेन मैग्मा जो बाहर निकलता है, इसको हम लोग, जब ये बाहर आ जाए, इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। और जब ये मोल्टन मैग्मा के साथ क्या होता है, नीचे के जो कम पिघले हुए पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, वो भी बाहर आसमान में उछलते हैं।
तो ये अंदर के जो मटेरियल, पत्थर, बोल्डर्स, ये सारी चीजें बाहर आती हैं और हवा में रहती हैं, इसको हम लोग कहते हैं पायरोक्लास्ट। ठीक है, इसको क्या कहा, पायरोक्लास्ट। जो लावा नहीं है, मतलब जो मोल्टन मैग्मा नहीं है, पत्थर वत्थर जो निकल रहे हैं, वो है पायरोक्लास्ट, ऐश निकल रहा है। ठीक है, ये है पायरोक्लास्ट। अब ये पायरोक्लास्ट ऐसे उछल के आसमान में जाएगा और फिर ये जमीन पे गिरेगा। तो ये जमीन पे गिरेगा, जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो इसको कहते हैं टेफ्रा। तो दो चार शब्दों को आपने याद रखना है। एक, मैग्मा कहाँ है, धरती के अंदर, जब वो बाहर आ गया क्या हो गया, वो लावा हो गया। जो आसमान में ये पत्थर वत्थर उड़े हैं मैग्मा को छोड़ के, वो क्या है, पायरोक्लास्ट। और पायरोक्लास्ट जब नीचे आ गए तो उसको हम लोग कहते हैं टेफ्रा। अमेजोन का आ गया हमारे पास, तो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, टेफ्रा कह रहे हैं, जो नीचे हमारे बाकी के मटेरियल आ गए। उसी तरह से हमें कुछ और शब्दों को याद करना है, जैसे ऐश। ऐश क्या, राख। तो फाइनेस्ट सैंड ग्रेन जो होता है टेफ्रा होता है। टेफ्रा अब क्या है, अभी मैंने बताया था, वो जो पायरोक्लास्ट हुआ था और जमीन पे आके रह गया, ठीक है, खून पे आके वो रह गया, वो है हमारा पायरोक्लास्ट या टेफ्रा। जब वो जुड़े तो उसमें से जो सबसे छोटे साइज के एकदम, ऐश। ऐश क्या होता है, राख। राख जब हाथ में लेते हो, जो टेक्सचर तुम्हें फील होता है, उस प्रकार का जब टेफ्रा हमें देखने को मिले, उसको हम लोग कहते हैं ऐश। लेपिली क्या होता है, थोड़े बड़े साइज के ग्रेन। ग्रेन कैसे, दाना के, ग्रेवल साइज के यहाँ पे कह रहे हैं। ग्रेवल का कैसा साइज हुआ, जो कंकड़ पत्थर का साइज होता है ना, जब घर बन रहा होता है तो वो जो बजड़ी लगती है, क्या कहते हैं उसको, कंक्रीट लगता है। ठीक है, उस साइज के जब हमारे इजेक्ट होते हैं, जो हमारे टेफ्राज होते हैं, उसको हम लोग लेपिली कहते हैं। ब्लॉक क्या है, जब वो थोड़े बड़े हैं, बोल्डर्स के आकार के, इतने बड़े पत्थर हैं कि सर्वर एकदम फट गया, तो उस टाइप के जो पत्थर हैं वो हमारे ब्लॉक्स हैं। ठीक, बॉम्ब्स क्या है, अब ये जो लंप ऑफ लावा निकला, आप देखो लावा कई टाइप में हो सकता है, वो लावा बहता हुआ हो सकता है, लेकिन अचानक से एक लंप, इतना बड़ा मान लो मैग्मा का लंप निकला बॉम्ब की तरह, तो उसको हम लोग बॉम्ब ही कहते हैं। लंप क्या, ऐसे जुड़ा हुआ है, गट्ठर, लावा का गट्ठर ऐसे निकला है आसमान में। ठीक है, और टफ क्या है, जो ये वोल्केनिक डस्ट एंड एशेस के जब लेयर्स लग जाते हैं, मान लो ये वोल्केन निकला और यहाँ पे ऐसे लेयर्स लग गए किस चीज के, ऐश के, उसको हम लोग टफ कहते हैं। इतनी बात समझ गया क्या है। मोल्टेन मैग्मा क्या होता है, बाहर आ गया तो लावा हो गया, आसमान में जो उड़ते हुए कंकड़ पत्थर है उसको पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। पायरोक्लास्टिक मटेरियल जब जमीन पे आ जाते हैं, वो सारे आपस में जुड़ जाए तो उसको टेफ्रा कहते हैं। जब एकदम छोटे सेंट से भी छोटे साइज के होते हैं उसको ऐश कहते हैं। जब बजरी का साइज का होता है, कंक्रीट के साइज का, उसको लेपिली कहते हैं। ब्लॉक जब थोड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको ब्लॉक्स कहते हैं। जब लावा का जो लंप है, जैसे आटा का लंप हमारा होता है ना, वैसे लावा का जो लंप है, तो वो लंप अगर एक साथ निकल गया उसको बॉम्ब कहते हैं। एंड लेयर्स ऑफ एशेज जब हमारा बिछ जाए तो उसको हम लोग टफ कहते हैं। तो ये सारे शब्दों को याद रखना। ये क्या है, ये वॉल्केनिक मटेरियल्स हैं हमारे। ठीक है, चलिए आगे। अब दो चीजें होती है, एक मैं बार बार शब्द यूज करूंगा, विस्कोसिटी या विस्कस। ठीक है, विस्कोसिटी शब्द का मैं बार बार यूज करूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि लिक्विडिटी कितना है। लिक्विडिटी का मतलब वो कितनी आसानी से बह सकता है। जैसे मैं यहाँ बोतल में पानी भर के ऐसे गिराऊं तो एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगा। ठीक है, बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। अगर मैं ऑयल को गिराऊं तो धीरे से, कैसे, ऑयल पानी की तरह देखो नहीं गिरता, ऑयल धीरे धीरे। अब तुम हनी को गिराओ, हनी और धीरे गिरे, यानी डेंसिटी उसमें क्या है, बढ़ गई, यानी वो किस तरह से बह, वो एक साथ नहीं बह जा रहा पानी की तरह। पानी का बहाव अलग है, तेल का बहाव अलग है। अगर तुम स्लोप पे पानी पे रखो तो बहुत जल्दी से बहेगा। ठीक है, अगर हनी को रखो तो बहुत स्लो बहेगा, ऑयल को रखो थोड़ा इन दोनों के बीच का बहेगा। इसको विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, जो एक्सट्रीम विस्कस है, एक्सट्रीम विस्कस कौन है, हनी की तरह धीरे धीरे बहे। ठीक है, हाई विस्कस या हाई फ्लूड, फ्लूड क्या होता है, यानी कि लो विस्कोसिटी किसकी है, पानी की, एकदम तरल। ठीक है, तो ये बात, इसके बेसिस पे हम लोग तीन चार टाइप में, ये ब्लास्ट के टाइप में भी बेसिकली हम लोग बांट रहे हैं, लेकिन ये तीन चार टाइप के वॉल्केनो आपको याद रखना है। एक है हवाईयन हवाईयन वॉल्केनो। ठीक है, हवाईयन वॉल्केनो में बहुत ज्यादा फ्लूड लावा होता है, जल की। ठीक है, स्ट्रेम्बोलियन उससे कम फ्लूड होता है लेकिन ज्यादा एक्सप्लोजन करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो आप एक्सप्लोजन देखते हो स्ट्रेम्बोलियन टाइप को जो वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उसमें देखने को मिलता है। वोल्केनियन में क्या होता है, ये हाई विस्कस है। ठीक है, हाई विस्कस। और जो पिलियन है वो सबसे ज्यादा विस्कस है। तो ये चार आपको याद रखना है। ये किस, क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग विस्कोसिटी हमको देखने को मिल रही है। तरलता जो उसका है वो घटते जा रहा है ना।
यानी कि बहुत अधिक तरल है, ये सबसे कम तरल। ओके, अब आगे देखिए क्या है। अब ये आगे 2-3 वोल्केनो के टाइप। अब देखो क्या है, जैसे यहाँ पे लिख दिया है शील्ड वोल्केनो या फिर शील्ड कोन, तो हिंदी किताब में लिख दिया है शील्ड ढाल या फिर शील्ड शंकु। ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चलो देखते हैं। तो पहले शील्ड वोल्केनो। शील्ड समझते हो क्या होता है? ऐसे युद्ध में राजा महाराजा से लड़ने जा रहे थे तो एक हाथ में से तलवार, एक हाथ में से शील्ड रखते थे, है ना? ये ऐसे ऐसे करके कुछ होता है, ऐसे हाथ पकड़े रहते हैं इसमें से, है ना? ऐसे ज्यादा होता है ये, ऐसे कुछ होता है शील्ड, जो उनको बचाता है तलवार से। अब देखो इस तरह का शेप क्या होता है, ये शील्ड बोलते हैं, ये शील्ड की तरह, और नीचे से ऐसे वेंट बना हुआ। ठीक है, तो इसको कहते हैं शील्ड वॉल्केनो। अब इसमें क्या लिख रहा है देखो, जब बहुत ज्यादा फ्लूइड लावा बार बार बहता जाए, बार बार बहता जाए, तो क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक इसमें लेयरिंग होती जाएगी लावा की, और ये बहुत दूर तक विस्तृत हो, क्योंकि ये हाई फ्लूइड है तो दूर तक जाएगा, फैलेगा। तो उस फैलाव के कारण क्या होता है, एक गुंबद नुमा दूर तक फैला हुआ आकृति बनता है, जिसको हम लोग शील्ड वॉल कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल माउंट किया, अगर आपसे पूछ रहे कौन सा इनमें से शील्ड वॉल्केनो ऐसा है, तो माउंट किया हमारा शील्ड वॉल्केनो बनाता है। अब ये इसका जो लावा होता है वो दूर तक फैलता है, जहां से वो वेंट से निकलता है। वेंट क्या होता है, जिसके बाहर आ रहा है, जो पाइप है उसका। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको क्रेटर कहते हैं, गड्ढा जो है इसका। तो जब दूर तक फैलता है तो शील्ड वॉल्केनो का निर्माण। अगर कैसे क्या होता है नहीं याद रह रहा है, कोई बात नहीं, तुमको क्या करना है, एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। फिर होता है स्ट्रेटो वॉल्केनो। देखो स्ट्रेटो शब्द का क्या मतलब हुआ, स्ट्रेटा, परत दर परत। इसमें क्या होता है, मल्टीपल लेयरिंग होती है। एक बार पायरोक्लास्टिक मटेरियल का लेयर लग गया, एक बार जो धीरे से ऐश वगैरह ये सब निकला था वोल्केनिक इरप्शन में, क्या हुआ, ऐश वैश ही निकला तो उसका लेयर लग गया, फिर ब्लास्ट हुआ तो लावा निकल गए। तो मल्टीपल लेयरिंग हो रही है, अल्टरनेट एक्सप्लोजन हो रहा है। किसका, एक बार पायरोक्लास्ट निकलता है, एक बार लावा निकलता है मोल्टन मैग्मा, एक बार से धुआं निकल के ऐश निकल के रह जाता है। तो क्या होता है, उसकी लेयरिंग होती है। तो स्ट्रेटो वोल्केनो में हमें क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेट जब लावा का इरोजन इमिशन हो रहा हो, और एक लेयर में मान लो कि पायरोक्लास्ट निकले, फिर लावा निकले, फिर ऐश निकले, फिर इस तरह की चीजें निकल के लेयरिंग करती रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। जैसे माउंट कैटापॉक्सी है इक्वाडोर में, माउंट फिजी है जापान में। ये माउंटेन, ये जो मैं नाम बता रहा हूँ कहाँ है, तुम्हारे लिस्ट में होना चाहिए, नोट्स में, और तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, माउंट शास्ता है कैलिफोर्निया में, माउंट सेंट हेलेन है, ये तो बहुत बार आया भी है वॉशिंगटन में, है ना? उसी तरह से स्ट्रेम्बोली वोल्केनो जो है उसको हम लोग लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। तो ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। ठीक है, अब वोल्केनिक डोम बनता है। वोल्केनिक डोम कैसे बनता है कि वो विस्कस लावा आपका निकल रहा है। विस्कस लावा जब निकलता है तो वो क्या होता है, दूर तक नहीं जाता, वो धीरे 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 बहता है और धीरे धीरे वहीं पर सॉलिडिफाई होने लगता है। तो इस तरह से एक डोम नुमा आकृति, यहाँ पे देखो स्टीपनेस बढ़ गया है थोड़ा, इसके मुकाबले स्टीप ज्यादा है, वो निकला और वहीं पे ज्यादा दूर तक फैलने की जगह वहीं पे जमा हो, तो इसको हम लोग डोम्स कहते हैं। सिंडर कोन क्या होता है, ये सिंडर कोन जिसमें शॉर्ट होते हैं पहली बात तो, और कम इरप्शन हो रहा होता है, उसमें सिंडर कोन का निर्माण होता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका के जो वोल्केनिक सिस्टम्स हैं उसमें खास करके हमको सिंडर कोन्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा आपको याद करना। अब इसमें भी 4 टाइप होते हैं, फिशर वोल्केनो, डोम वोल्केनो, एस शिंडर वोल्केनो एंड कैल्डेरा। सबसे पहले फिशर वोल्केनो देखो क्या होता है। फिशर वोल्केनो में बेसिकली इस तरह का वेंट हमें नहीं देखने को मिलता है। क्या होता है कि मान लो कि ये 2 प्लेट्स हैं और इसमें ऐसी क्रैक मिल रहा है, तो ये क्रैक से ही बाहर निकल रहा है। जैसे यहाँ पे ये क्रैक से ही बाहर निकलने को बेताब है, क्रैक से ही बाहर की ओर निकलता है, वेंट नहीं है। डोम वोल्केनो अभी मैंने बता दिया था पहले ही। शील्ड एज सिंडर कोन, इसमें क्या होता है, जो ये जो हमारा ये कोन बन रहा है, इसमें लावा नहीं होता है ज्यादा, मूल रूप से आपके पायरोक्लास्ट जो होता है, मैंने बताया था पायरोक्लास्ट क्या होता है, जो पायरोक्लास्ट की लेयरिंग ज्यादा होती है जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसको हम लोग एस सिंडर वॉल्केनो कहते हैं। कैल्डेरा क्या होता है, कैल्डेरा मान लो कि इसमें वेंट कैल्डेरा में भी नहीं होता है। होता क्या है कि नीचे मान लो ये मैग्मा का चैम्बर है एंड ऊपर इस तरह से ये कोन पहले बना हुआ, अब इसका एक सेक्शन हीट के कारण, प्रेशर के कारण कोलैप्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, इनका जो क्रेटर होता है, क्रेटर मतलब उसका जो माउथ है वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, और नीचे मैग्मा का चैम्बर, और धीरे धीरे उसको इरप्शन होता है। तो ये आपके
वॉल्केनो के प्रकार थे। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है कंपोजिट स्ट्रेटो क्या होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब कैसे ब्लास्ट होता है, क्या होता है, उसके बेसिस पे भी कुछ भागों में बांटा गया है। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, जिसमें अक्सर वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, अक्सर गैसेज, पायरोक्लास्ट मटेरियल, लावा, ये सारी चीजें निकलता रहता है। डोरमेंट क्या है, डोरमेंट वो है कि उसमें निकल सकता है, उसमें प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन बहुत सालों से, पास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर से नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें अब ताकत नहीं बची है ब्लास्ट होने की, वो कभी भी एक्टिव हो सकता है। उसी तरह से एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है कि जिसमें अब शक्ति ही नहीं बची है कि वो दोबारा से ब्लास्ट कर सके, अब वो ब्लास्ट नहीं होगा, अब रिमेन्स उसके बचे हैं, मृत हो चुका है, उसको हम लोग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। तो ये सारी जो बातें थी, ये वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, समझ गए हो, बताइए। अब हम लोग चलते हैं अर्थक्वेक की तरफ। देखो अर्थक्वेक क्या है, सिस्मिक मूवमेंट है। ये देखो प्लेट्स का मूवमेंट है, मैंने बताया था कि 3 टाइप के प्लेट का मूवमेंट होता है। एक देखो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। जब डाइवर्जेंट हो रहा होता है, देखो यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रहा है, तो किस चीज का निर्माण होता है, मिड ओशनिक रिजेस का निर्माण होता है। ठीक है, कटकों का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि नीचे से मैग्मा आता है और यहाँ पे जमता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं, ये याद है। उसी तरह से जब, देखो इसमें गलत सिंबल हो गया, यहाँ पे देखा जाए, अच्छा इसमें ये तो पैरेलल वाला हो गया, ये देखो एक दूसरे से दूर वाला ये था, इसमें देखो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो जो एक प्लेट है वो दूसरे प्लेट के अंदर सबडक्ट कर जाता है, सबडक्शन होता है। सबडक्शन जोन्स में यूजुअली हमें वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। माउंटेन्स वॉल्केनो जो है हमारा, वो हमें सबडक्शन के जोन में देखने को मिलते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कहा था, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, याद है, विनाशकारी प्लेट कहे थे। क्यों कहे थे, क्योंकि इसका जो लैंड मास है ये, क्योंकि अंदर जा रहा था, तो फिर से मैग्मा में क्या होगा, हमारा पिघल जाएगा, तो उस लैंड फॉर्म का नाश हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहा था। ठीक है, याद है इतना। और जब भी कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या है, जो महाद्वीपों को ज्यादातर हिस्सा उसका, और दूसरा ओशनिक प्लेट जो ओशन का ज्यादा हिस्सा लेके चल रहा है, इन दोनों में जब कोलिजन होता है तो जो हमारा ओशनिक प्लेट होता है वो मूल रूप से सबडक्ट करता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक के बीच में हमारा होगा, तो मूल रूप से जो ओशनिक प्लेट्स हैं वही अंदर जाते हैं। तो इन जगहों पे क्या होता है, माउंटेन्स उठते हैं, वॉल्केनोज उठते हैं, और जब डिस्ट्रक्टिव होते हैं तो सबडक्शन होता है। जब कंस्ट्रक्टिव होते हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, तो नीचे से मैग्मा निकलता है, और क्या होता है, और हमारा मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं, रिजेस का निर्माण होता है। और तीसरा क्या है, पैरेलल, ये इस तरह से स्ट्राइक करके आगे निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने पढ़ाया था, यही अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक क्या है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट है, सिस्मिक मूवमेंट है। सिस्मिक मूवमेंट के कारण क्या होता है, फोर्स जमा होता है, और यही जब फोर्स रिलीज होते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अर्थक्वेक को नापने के लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। 2 स्केल पे इसको नापा जाता है, एक को कहते हैं मैग्नीट्यूड, और एक जो नापा जाता है उसको कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी। जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग रिक्टर स्केल पे नापते हैं। ठीक है, जो कि एक लॉग स्केल है, यानी लॉगरिदमिक स्केल है। 1 से 2 पे जितना स्ट्रांग होगा, 2 से 3 पे भले ही गैप 1 का है, उतना ही इक्वली स्ट्रांग नहीं होता। लॉगरिदमिक इंक्रीमेंट होता है, 1, 10, 100, 1000 ऐसे। 1 का मतलब 1 तो 2 का मतलब 10, समझाने के लिए अगर तुम समझो तो लॉगरिदमिक स्केल है। इंटेंसिटी जो है वो मैर्केली स्केल पे हम लोग इसका नापते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई ये बात। तो अर्थक्वेक को नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। 2 स्केल पे नापते हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड को नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है, जो कि एक लॉगरिदमिक स्केल है, लॉग स्केल है, याद रखना, पूछ ले तो ये मत कहना कि पढ़ाए नहीं है। दूसरा क्या है, इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम लोग मैर्केली स्केल पे। जो रिक्टर स्केल है उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जाता है, अभी 10 तक ही है, और जो मैर्केली स्केल है वो 12 पॉइंट स्केल है, उसका जो मैक्सिमम जाता है वो 12 तक जाता है। ठीक, जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहां से रिलीज होना एनर्जी शुरू होता है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं।
और उसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर ग्राउंड पे जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। तो आपने जब भी अर्थक्वेक आया होगा तो आपने देखा होगा कि 6 के रिक्टर स्केल पे आ गया, अर्थ एपिसेंटर यहाँ पे था, ये इस जगह से इतने किलोमीटर दूर थे, जो फोकस था वो ग्राउंड के 25 किलोमीटर नीचे था, है ना। इस तरह के शब्द आपने सुना होगा। तो जमीन के अंदर क्या होता है, फोकस होता है, याद करो इसको हाइपोसेंटर कहते हैं, और ऊपर क्या होता है, एपी सेंटर होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एपी सेंटर कहते हैं, जो जमीन पे होता है। कौन सा वेव्स जो एसपीजीएल हम लोग कहा था, उसमें से कौन सा वेव्स देखने को मिलता है यहाँ पे जो कि अर्थक्वेक को कॉज करता है, इस तरह से हमने बताया था एक वेव होता है, कौन सा था बताओ, कमेंट में बता देना, ठीक है। तो ये पूरा अर्थक्वेक का मामला लेना देना है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एक तरह से फिनोमिना इसको हम लोग कहते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये कॉज करता है। जैसे जैसे रिक्टर स्केल पे बढ़ते जाता है बहुत हाई डिस्ट्रक्शन ये फैलाते जाता है। तो अभी मैंने बताया कि ये एक लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है, लॉग पे। चलो, अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ है एक हमारा प्रक्रिया है जिसको हम लोग सुनामी, तो सुनामी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टी से स्टार्ट होता है, एस से नहीं, बट कहते क्या है, सुनामी। सुनामी एक देखो जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, यानी तट जो हार्बर होता है, कोस्ट होता है, उस पे चलने वाले वेव्स को हम लोग सुनामी कहते हैं। होता क्या है कि अगर मान लो कि धरती पे ये वाला चीज हुआ तो यहाँ पे ऐसे वेव्स ट्रांसफर करेगा, और वेव्स क्या है, ये हमारे जमीन पे जाएगा और ये जमीन ऐसे ही देगा। बट मान लो यही प्रक्रिया को बदल हुई समुद्र है, समुद्र के अंदर ये फॉल्ट है, यहाँ पे ये फोकस बना समुद्र के अंदर। अब देखो वेव्स तो ट्रेवल करेंगे ना, और उस सरफेस पे आके कैसे ट्रेवल करता है, सरफेस पे आके ऐसे वेव्स ट्रेवल करता है। अब ये जो अर्थ का मटेरियल है उतना ज्यादा मूव नहीं करेगा, लेकिन जो ये वाटर है वो तो इस वेव्स में बहुत, तुम जमीन पे ऐसे मुक्का मारते हो तो जमीन का ऐसे मटेरियल वाइब्रेशन उसमें भी देखो जाते हैं। अगर जमीन पे ऐसे तुम मुक्का मार के बगल में कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओ तो वो वेव्स वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन वो जमीन इस तरह का हार्ड मटेरियल है, रिजिड है, वो वेव्स की जमीन ऐसे मूव नहीं करने लगती। लेकिन वाटर क्या है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो मूव करते हैं। तो अगर ये इस तरह से मूव होना शुरू हुआ हमारा वेव्स, तो वो क्या होगा, पानी को भी अपने डायरेक्शन में मूव करवाएगा, ठीक है। तो पहले तो पानी को इसने मूव करवाया, ऊपर से जो इतनी एनर्जी लगी है, मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा जो है नीचे धंस गया, ये इसके नीचे भी तो एक लेयर है ना हमारे धरती का, पूरा पानी पानी तो कोट तक नहीं है, तो ये नीचे मान लो धंस गया, सबडक्ट कर गया, तो क्या हो गया, पानी अचानक से ऐसे नीचे बढ़ा, तो इसमें भी फोर्स एनर्जी रिलीज हुई। तो इस एनर्जी के कारण समुद्र के अंदर के सिस्मिक मूवमेंट के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है वो वेव्स को भी अपने साथ ट्रेवल करती है, और हाई बहुत हाई वेव्स हमारे तटों की तरफ आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो सुनामी एक इस तरह का हजार्ड है या डिजास्टर है। अब अर्थक्वेक को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन हम इसको सुनामी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ने, इवन इंडिया ने भी, जब हमारा सुनामी आया था उसके बाद से इसको डेवलप किया है तकनीकों को, और सुनामी वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप किए जा चुके हैं जो कि हमें पहले वार्निंग कर देता है कि हाँ सुनामी आ सकती है। ये बेसिकली सुनामी। अब हम लोग आते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो मुझे तो भाई याद नहीं रहता, समझ में भी बहुत बार नहीं आता, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानकारी जानना पड़ेगा, जो कि हमारा मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग, बृहद स्तर पे क्षरण। ये क्या है, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे उगे होंगे, ये एक स्लोप है, ये एक शहर है, ये पूरा का पूरा इसका मिट्टी देखो जैसे जमीन पे आ गया, ये मास वेस्टिंग, ये एक प्रकार का मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग क्या है, क्या मैं कह रहा हूँ, मास वेस्टिंग देखो ढलान है, पहाड़ी क्षेत्र है तुम्हारा, उस पे ऐसे ढलान है, ठीक। ढलान पे क्या है, ढलान है तो ये तो है तो मिट्टी ही ना, मिट्टी पत्थर बोल्डर यही सारी चीजें ढलान पे उसी से बनी होगी। अब क्या होता है कि वेदरिंग की प्रक्रियाओं के कारण बहुत सालों से ये इसके जो मटेरियल है अपर लेयर का ये लूजन हो गया होता है, मतलब नीचे से जो कनेक्शन है इसका टूट गया होता है। क्यों, क्योंकि हजारों साल से अलग अलग प्रक्रियाएं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन इसका तो धीरे धीरे होते जा रहा है। अब ये है ढलान पे। अब जब ये बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये ग्रेविटी क्या करेगी, इसको अपने तक तो हमेशा ही खींच रही है, लेकिन ये क्या है, इसके साथ साथी बन के जुड़ा हुआ, अपने कोर से, अपने बेस रॉक से जुड़ा हुआ है स्ट्रॉन्गली, तो ग्रेविटी उसको नीचे नहीं ला पा रही। लेकिन क्या हुआ, ये डिसइंटीग्रेट होकर बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके कारण क्या है, अब ये ग्रेविटी ने इसको इससे जुदा कर दिया,
ग्रेविटी ने इस पे इम्पैक्ट दिखाया और ये सारा माल मटेरियल जो कि इसमें टूटा था ये नीचे आ गया अचानक से। इसको कहते हैं मास वेस्टिंग। जब स्लोप का मटेरियल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाए तो उसको हम लोग मास वेस्टिंग कहते हैं, बृहत क्षरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको कौन और स्ट्रॉन्ग करता है? बारिश। अगर ये बारिश हो जाए तो ये जो मिट्टी है इसमें और जो है ये भार बढ़ जाता है। ठीक है, भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिसइंटीग्रेटेड सॉइल्स हैं, डिसइंटीग्रेटेड मिट्टी है, वो जल को सोख लेता है। तो जल को सोख लेने के कारण क्या होता है? वो भारी हो जाता है, बल्कि हो जाता है। अब जैसे वो भारी हुआ तो तुमको मैंने ग्रेविटी वाला एक चीज समझाया था बहुत पहले कि मास पे निर्भर करता है। तो जैसे इसका मास बढ़ा तो ग्रेविटी का फोर्स भी बढ़ गया तो ये नीचे आ जाता है। तो बारिश क्या करता है? इसको हेम्पर करता है, बढ़ाता है। इसलिए आपने जो मास वेस्टिंग सुना होगा कि लैंडस्लाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उत्तराखंड में इतने क्लास बी हो गई, हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की दुर्घटना में दिक्कत हो गया उनको। तो ये सब क्या हम देखे थे? बारिश के सीजन में ज्यादा होता है। होता तो हर साल रहता है लेकिन मानसून के सीजन में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिसइंटीग्रेटेड सॉइल है इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, इसका मास जो इसका वेट है वो बढ़ गया और ग्रेविटी ने इम्पैक्ट कर दिया। तो इसको हम लोग मास वेस्टिंग समझे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात भी समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात। अब आगे चलो। अब देखो ये जो नीचे आया है इसका मटेरियल, ये या तो स्लोली स्लोली आ सकता है या फास्टली फास्टली आ सकता है। मतलब स्लो स्लो आएगा या बहुत तेजी से नीचे। दूसरा, या तो ये जो मटेरियल है ये वेट होगा या तो ये ड्राई होगा, ये चीज हो सकता है। तो वेट, ड्राई और फास्ट फ्लो का कॉम्बिनेशन बन के अलग अलग प्रकार के हमारे ये प्रक्रियाएं होती हैं। समझो, जब वेट ज्यादा होगा, जब वेट ज्यादा होगा तो उसको हम लोग फ्लो कहते हैं। जब पानी के साथ घुल के मटेरियल मूल रूप से अधिक पानी हो, कम मटेरियल हो, यानी पानी की तरह बह रहा हो, फ्लूवियल बहाव एक तरह से हमें देखने को मिले, वेट हो, तो उन सारी प्रक्रियाओं के साथ फ्लो शब्द लगा। ठीक है, तेजी से हो रहा हो। पानी की उपलब्धता में जो हमारा ये रेगोलिथ वाला मटेरियल है, पानी की, बार बार देखो एक ही शब्द बोल रहा हूं ताकि तुम लोग ऐसे भूल ना जाओ। पानी की उपलब्धता में जब ये वाला जो मटेरियल है वो तेजी से नीचे आए, तेजी से नीचे आए, तो उसके शब्दों के साथ फ्लो लगा, जैसे मड फ्लो, जैसे अर्थ फ्लो। ठीक है, जब ये भीगा हो, सेचुरेटेड हो, पानी हो इसमें, लेकिन पानी कम हो, मिट्टी ज्यादा, ठीक, तो वो धीरे धीरे नीचे है। पानी कम है तो वो धीरे धीरे नीचे है, रेंगता हुआ, क्रीप करता हुआ। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रीप। तो एक शब्द आपने सुना फ्लो। जब भी किसी शब्द के साथ फ्लो लग जाए तो समझ लो वो वाला जो मास वेस्टिंग है वो पानी की उपलब्धता में तेजी से नीचे आए। जब भी किसी के साथ क्रीप लग जाए तो यानी कि पानी की उपलब्धता है पर कम है और धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, उसको कहते हैं क्रीप। जब भी किसी को क्रीप लग जाए, सॉइल क्रीप, अर्थ क्रीप, ऐसे। और अगर ये पानी नहीं होगा, पानी अगर नहीं होगा तो उसके साथ तुम्हें स्लाइड शब्द लिखे। पानी अगर नहीं है तो स्लाइड करके, यानी कि अगर क्रीप ना लगा हो, फ्लो ना लगा हो, कुछ और लगा हो, टॉपल लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो ये तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें पानी नहीं है। पानी किसमें होगा? फ्लो में होगा, क्रीप में होगा। फ्लो में तेजी से बहता है, क्रीप में धीरे धीरे बहता है। अब फ्लो और क्रीप के बीच में एक चीज होता है, सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन क्या है? जैसे तुमने गाढ़ी मिट्टी को, जैसे घर वर बनता है तो सीमेंट में पानी मिलाते हैं, देखा है? वो जो उठा के ले जाते हैं, बनता है जिससे हम लोग वो ईंटों को जोड़ते हैं, वो कंसिस्टेंसी तुमने देखी है? तो कुछ वैसा ही कंसिस्टेंसी, वो फ्लो नहीं कर रहा है और क्रीप भी नहीं कर रहा है, कहीं बीच का है, उसको हम लोग सॉलिफ्लक्शन कहते हैं। फ्लो कर रहा है लेकिन स्लो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये सॉलिफ्लक्शन है। तो तीन चीजें समझे, फ्लो में क्या होता है, क्रीप में क्या होता है और स्लाइड में क्या होता है। समझ गए? अब उसी तरह से ये बहुत 3 4 5 नाम आएंगे, याद हो जाए अच्छी बात है। नाम तो याद कर ही लो, क्या होता है ये नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं। पहला है हमारा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में क्या होता है? पूरा का पूरा ये जो भाग है इसका, लैंड का, लैंड मास का एक बहुत बड़ा चंक नीचे आ जाता है। अब जब ये ऐसे रोल करते हुए नीचे आए, ऐसे 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 रोल करते हुए नीचे आए, सारे मटेरियल आपस में जुड़ते 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 नीचे आए, उसको हम लोग रोटेशनल लैंडस्लाइड कहते हैं। अगर ये अगल बगल के मटेरियल को भी काटते हुए नीचे आए तो उसको हम लोग ट्रांजिशनल लैंडस्लाइड कहते हैं। ब्लॉक स्लाइड क्या है? एक बहुत बड़ा ब्लॉक ही नीचे आ गया, नाम से स्पष्ट होता है। ब्लॉक
ब्लॉक नीचे आ गया। रॉकफॉल, रॉकफॉल क्या होता है? ये रॉकफॉल पहाड़ी इलाकों पे, हिमालयन के क्षेत्रों में बहुत होता है। होता क्या है कि ऊपर एक बहुत बड़ा बोल्डर चिपका हुआ है, वो अचानक से सीधे ऐसे रोड पे टप गया, उसको रॉक फॉल कहते हैं। टॉपल क्या होता है? बॉल ऐसे फेंकते हैं, टप्पा खाते हुए जाते हैं, उस तरह से रॉक ऐसे गिरता है, टप्पा खाते हुए नीचे आता है, इसको टॉपल कहते हैं। ठीक है। अगला है डेब्री फ्लो। फ्लो आ गया देखो, यानी पानी, बारिश हुआ, बारिश के प्रभाव में ये जो मलबा है वो नीचे आ रहा है। ठीक है। डेब्री एवलांच, डेब्री एवलांच में बहुत बड़ा, जैसे एवलांच तुमने कहाँ सुना होगा? ग्लेशियर के क्षेत्र में एवलांच आता है, बहुत सारी ऐसे स्नो एक साथ नीचे आ जाती है, उसी तरह से बहुत सारा डेब्री जब एक साथ नीचे आ जाए उसको हम लोग डेब्री एवलांच। फिर अर्थ फ्लो, अर्थ फ्लो क्या है? जो मिट्टी वहां का सब चीजें हैं वो नीचे आ रही है, फ्लो है पानी के इम्पैक्ट। अब देखो क्रीप, क्रीप क्या हुआ? रेंगते हुए धीरे 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 नीचे। तो देखो जो क्रीप और अर्थ फ्लो है वो स्लो है, ठीक है, तो ये थोड़ा कम नुकसान देता है। लेकिन जो ये लैंडस्लाइड बहुत तेजी से हो रहे हैं, ब्लॉक स्लाइड, रॉक फॉल, ये सब सर्वाधिक नुकसान करते हैं। ये इसका ही सिस्टम दिया हुआ है कि फॉल में क्या होता है? रॉक फॉल होता है, डेब्री फॉल होता है। फिर स्लाइड में क्या होता है? रॉक स्लाइड, डेब्री स्लाइड, ये सारी चीजें इसमें हमने बताई, इसको एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है। ये हमारा फ्लो के बारे में था। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है वो क्या है, शब्दों को ध्यान देना। जैसे मान लो अर्थ फ्लो, तो अर्थ मतलब मिट्टी का एक बहुत, फ्लो मतलब जल की उपस्थिति में। अर्थ फ्लो क्या है? मास मूवमेंट की एक प्रक्रिया है जिसमें एक भाग नीचे आ रहा है जल की उपस्थिति में। फ्लो है यानी वो तेजी से नीचे आ रहा है। तो ये चीज भी अगर अपने माइंड में कैलकुलेट कर लोगे ना, समझ लोगे, तो हो जाए। जैसे स्लाइड, स्लाइड में मैंने क्या कहा? पानी अब नहीं है, लैंड स्लाइड, यानी कि लैंड का भाग नीचे गिरा, स्लाइड हुआ, बहुत बड़ा हिस्सा स्लाइड किया है। ठीक है। स्लाइड में देखो ये क्या है? ये देखो ये ऐसे, ये भाग ऐसे गिरता है, ऐसे कट के स्लाइड। स्लम्प, ये पूरा का पूरा ऐसे एक एक लेयर बाय लेयर ऐसे नीचे। तो हमने क्या देखा? स्लाइड हो रहा है, लैंड स्लाइड, तो पानी की शायद उसमें कम आपूर्ति होगी, कम गीला होगा, शुष्क होगा, और वो बहुत तेजी से नीचे आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में अगर रख लोगे तो तुम समझ जाओगे। अगला है एक जिसको हम लोग कहते हैं GLOF, इसका फुल फॉर्म लिखो, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ग्लेशियल लेक क्या होता है तुमको मैंने पढ़ाया था, याद है? ग्लेशियल जहाँ पे वो सर्क डिप्रेशन होते हैं, टार्न बनता है, याद है? वो लेक था, वो रुका हुआ था। अब देखो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ सिस्मिक इवेंट हो जाए, कुछ मान लो वहाँ पे इंक्रोचमेंट हमने घर वर बना लिया है, उसका जो मोरेन है यानी कि जिसने उसको रोक के रखा है, उसका जो तटबंध है उसको हमने तोड़ दिया, या फिर कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं हो गई, तो क्या होगा? तो वो जो ग्लेशियर लेक, इतना सारा जल जमा है, वो अचानक से नीचे डाउन स्ट्रीम बह जाएगा। क्यों? क्योंकि कैसे समझाया जाए? जैसे कि कटोरी में पानी, या कटोरी का साइड तोड़ दो, तुम ऐसे करके ऐसे मिट्टी का एक चारों तरफ ऐसे बनाओ इम्बैंकमेंट जैसा, उसमें पानी भर दो और एम्बैंकमेंट तोड़ दो, तो क्या होगा? सारा का सारा पानी अब ये देखो तेजी से बह जाएगा। प्लेन पे भी ये कहोगे तो वो बड़ी तेजी से बहेगा, बहुत तेजी से बहेगा। लेकिन ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियर लेक कहाँ है? देखो माउंटेन में, स्लोपी एरिया। तो मान लो ग्लेशियर, वो जो उसका साइड होगा जिसमें वो लेक बना होगा, वो किसी मेथड से, मान लो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई कुछ, या फिर स्लोप ही ढह गया, लैंडस्लाइड हो गया वहां पे, या फिर लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, घर इतने बना लिए, वो प्रेशर नहीं झेल पाया, टूट गया, कुछ ऐसा हो गया। तो क्या होता है कि लेक का जो ये बाउंड्री होता है, ये ग्लेशियर लेक का जो बाउंड्री होता है, वो टूट जाता है। तो ये लेक का सारा पानी डाउन स्ट्रीम में से बहेगा। तो सारा पानी डाउन स्ट्रीम बहेगा तो क्या होगा? देखो इतने लीटर पानी अचानक से नीचे आएंगे तो क्या होगा? फ्लैश फ्लड होगा, फ्लैश फ्लड, अचानक से बाढ़ आ जाएगी, फ्लैश फ्लड की स्थिति बन जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। पिछले सालों में भी ये देखो हम लोग एक साउथ लोहनक लेक का हम लोग लेके आए हैं। ये हिस्सा देख रहे हो तुम? ये हिस्सा दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये एक ग्लेशियर लेक है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे एडिटी बनता हुआ ऐसे ये सब दिखेगा। ऊपर से नहीं देखो जल भी आ रहे हैं पिघल पिघल के ग्लेशियर में। तो ये देखो एक लेक है, साउथ लोहनक लेक। ये कैसा लेक है? ग्लेशियर लेक। अब क्या हुआ? इसमें GLOF हो गया, ठीक है, आउटबर्स्ट फ्लड होगा। तो ये देखो जहां पे ये 167 हेक्टेयर में फैला हुआ था, अब यहाँ से इसका ये तटबंध टूटा, सारा जल नीचे चला गया, ऐसे ऐसे सारा जल नीचे चला गया। सिर्फ 60 हेक्टेयर में ये देखो बचा। ये देख रहा है तुम्हें?
ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगा। ये जो डार्क डार्क ब्लैक एरिया है यहाँ पे देखो, ये एक लेक है। अब ये यहाँ पे देखो GLOF की बात, तो देखो इतना सारा पानी अचानक से नीचे चला गया, किसी को संभलने का नीचे डाउन स्टेमो का नहीं। अब नीचे जितनी धाराएं होंगी सब में बाहर आ जाएगा, क्योंकि इतना पानी नीचे गया अचानक से, है ना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग GLOF कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स फ्लड। इसका नाम याद रखना, क्या होता है वो याद रखना। ग्लेशियर लेक में टूट जाता है तो नीचे डाउन उससे पानी आ जाते हैं। तो ये GLOF की प्रक्रिया है। तो ये मूल रूप से हमारा, हमने क्या किया था, मेटेरा जमीन चलने लगी तो हमने हजार्ड्स के बारे में पढ़ लिया। अब जैसे फ्लड है, तुम लोगों को पता है फ्लड क्या होता है, बाढ़ क्या होता है ना। जब हमारी नदियां हैं वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी, जितने वाटर को लेके चल सकते हैं उससे ज्यादा पे बहने लग जाए, तो सिटीज के अंदर, गांव के अंदर वो जो जल का पानी है अपना जो फ्लड एरिया है, मतलब जो अपना चैनल है उसको छोड़ के बाहर भी बहने लगता है, उसका जल हम लोग फ्लड कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्दों से तो परिचित हो तुम, इसमें उतना नहीं जाएंगे, बट ये जो कुछ चीजें थी जो मैंने बताया वो आपको याद होने थे। इंडिया के केस में जब पढ़ेंगे तो बार बार क्या होता है, इंडिया में ड्राउट है, सूखा है, ये सारी चीजों को हम भी देखेंगे, डिजास्टर में अभी आप। बट मूल रूप से इसको तुमने ध्यान में रखना है, जो बातें मैंने तुम्हें बताई है कि अर्थक्वेक में क्या है, वोल्केनिक में क्या होता है, कोन क्या होते हैं, अर्थ फ्लो क्या होता है, ये सारी चीजों को याद रखना है। नाम कम से कम याद रखना, ये मैं बार बार तुम्हें सभी क्लासेस में अपने कह रहा हूँ कि नाम कम से कम याद रखना, ये कहाँ होता है, क्या है, उसका लेना देना। शब्द अगर मैं बोलूं तुम्हें पता हो कम से कम कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा ना होगा तुमको पता ही ना होगा क्या हो रहा है। मैंने बोला अर्थ फ्लो हो रहा है तो तुमको जानकारी ना हो, अर्थ फ्लो क्या, अर्थ वॉर्म की तरह कुछ होता है क्या, ये नहीं करना। तुम्हें पता हो जाए अर्थ फ्लो यानी कि मास वेस्टिंग है, फ्लो यानी पानी की उपलब्धता में, फ्लो यानी तेजी से नीचे आया है, क्या, अर्थ का मैटर, है ना। ऐसे तुमको याद होना चाहिए सभी के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास को यही एंड करेंगे। सॉरी आज ये टेक्निकल सेटअप में गड़बड़ियां थी, दूर कर ली गई हैं, बट क्लास को लेट हुई है, कोशिश रहेगी कि आगे से क्लास लेट ना हो। अनाउंसमेंट ये है कि आज शाम को या रात को अगर ज्यादा लोग हों, 10-12 लोग हों जो कमेंट कर दे नीचे, तो एक हम लोग लाइव क्लास ले सकते हैं जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक है, तो रात को अगर लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है, तो अगर ना जाए तो हम लोग रात को, अगर तुम लोग जगह हो, खाना पीना खा के हम लोग एक डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस लाइव टेस्ट टाइप। ठीक है, और मिनी टेस्ट आज नहीं आएगा, मैं लाइव टेस्ट प्लान कर रहा हूँ, अगर कुछ नोटिस होगा तो मैं डालूंगा। तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना है करके वो घंटी वंटी दबा देना है, ताकि पता चल जाए कि कुछ होने वाला है ना। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जियोमॉर्फोलॉजी समाप्त, क्लाइमेटोलॉजी के आरंभ करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।